नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप लोगों को मैं थ्योरी क्लास पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को आपका सिलेबस को दिखाऊँ ना, तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखेंगे तो भाग दूसरा करके इसमें दिया है आप लोगों का सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में ना आज हम लोग जो पढ़ेंगे आप लोगों का सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बताऊँ ना, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना उसमें आप लोगों का मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एक चीज़ आप लोग ये जान लो कि अगर आप लोग चाहे बीएड की प्रिपरेशन करो चाहे डीएलएड की प्रिपरेशन करो, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है, किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है। केवल जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे ना वो केवल आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें देखने को मिलेगा। बीएड में क्या होता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है और डीएलएड में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल इतना ही फर्क है। लेकिन जो सिलेबस है ना दोनों का सेम है, किसी भी प्रकार से उसमें अंतर नहीं है। तो दोनों को ही ना सेम क्लास को देखना है, कहीं और जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, राजनीति विज्ञान का ना आप लोगों का जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपके सिलेबस में जितना इसमें कीवर्ड दिया है ना उन सारे कीवर्ड को हम लोग पढ़ेंगे। और प्रत्येक क्लास में ना आप लोगों को क्लास लेने से पहले आपको सिलेबस को आपको दिखाता हूँ और दिखाऊंगा भी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चले कि हम लोग सिलेबस वाइज ही पढ़ रहे, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आपको ये पता चले। और आपको ये पता चलेगा ना कि ये सिलेबस वाइज क्लास है, तो आपको पढ़ने में भी क्या लगेगा, मज़ा आएगा और इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसको पढ़ना ही है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर से क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कहीं और जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा, जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा इस क्लास में बेशक आप लोगों को उसको नोट करते हुए चलना है। क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्योंकि रिवीजन करना है। जितना अच्छा से रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। तो इसीलिए पूरा बुक को तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे ना, लेकिन जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाए रहोगे ना उसे ईजी तरीके से पढ़ पाते हो। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। पूरा सारी चीज़ों को नोट नहीं करना है, जो केवल मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है केवल उसी को नोट करना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों का ये जो क्लास हो जाएगा ना उसके बाद पूरा पीडीएफ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके क्या करना है, दोबारा अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो ये आप लोगों को बाद में बताऊँगा, पहले पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है ना वो मौलिक अधिकार है, जिसे मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं, फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार है वो क्या है, हमारे भारत के संविधान क्या है, और हमारे भारत में किस किस प्रकार से अलग अलग अनुच्छेद है, चाहे अनुसूची है चाहे भाग है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना हमारा संविधान क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे संविधान में टोटल ना 12 अनुसूची है, कितना, तो 12 अनुसूची है और 22 भाग है, कितना, तो 12 अनुसूची और 22 भाग, और उसके अलावा 395 जो अनुच्छेद है। हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है, अलग अलग 22 क्या है, अध्याय है। और उसके अलावा 395 क्या है, अनुच्छेद है मूल रूप से। लेकिन ऐसे आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे ना तो 448 भी दिखाया जाता है, लेकिन मूल रूप से 395 जो अनुच्छेद है उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ये तीनों डाटा को क्या है ना साइड में आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। मतलब अगर आप लोगों को शॉर्ट में ये बताओ ना कि संविधान क्या होता है, तो संविधान का मतलब यह है कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें संविधान की आवश्यकता पड़ता है। संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार ही कोई भी देश का जो शासन प्रशासन है ना वो सुचारू रूप से चलता है। कौन से विभाग को कौन से जो नेता है, कौन से जो पद है उसका किस प्रकार से अधिकार क्षेत्र, ये तमाम चीज़ों का उल्लेख किस में होता है जी, तो संविधान में होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है कि किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। चलिए अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, तो जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। और आप लोगों का जो क्लास है ना वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। सारी चीज़ों को मैं कॉन्सेप्ट को क्या करूँगा, क्लियर करते हुए चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान
से सबसे फर्स्ट को आप लोग पढ़िए। भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो क्यों कहा जाता है? सबसे फर्स्ट को पढ़िए, यह संविधान में उल्लेखित है। तो मूल अधिकार जो है वो संविधान में क्या है? उल्लेखित है। नेक्स्ट को पढ़िए, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया है। ठीक है, तो संविधान में जो मूल अधिकार है ना उसको लिखा गया है। नेक्स्ट को पढ़िए, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है। मतलब जो हमारा मूल अधिकार हमको जो प्राप्त है ना वो न्यायपालिका क्या के द्वारा क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है, सुरक्षा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकता। तो संसद जो है ना वो मूल अधिकारों के विरुद्ध में किसी भी प्रकार से कानून नहीं बना सकता। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, संख्या 6, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये क्या है? आप लोगों को ये समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब संविधान का निर्माण हुआ ना उस वक्त हम लोगों को जो मूल अधिकार है या जो मौलिक अधिकार है ना वो टोटल 7 प्रकार से मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त थे। लेकिन क्या किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ना जो संपत्ति का अधिकार हम लोगों को प्राप्त था टोटल 7 अधिकारों में से, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो टोटल वर्तमान में हम लोगों के पास 6 प्रकार का जो मूल अधिकार है वो हम लोगों को प्राप्त है। कौन कौन सा है आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट को इसमें जो दिया है इसको पढ़िए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार द्वारा 7वां मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तो आप लोगों को जस्ट अभी बताना पूछा जाता है क्वेश्चन कि 7वां जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त था संपत्ति का अधिकार वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, ये पूछा जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में हम लोगों के पास टोटल 6 मौलिक कर्तव्य हम लोगों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ना अब आप लोगों का जो एक्चुअल पढ़ाई जो शुरू होता है वो अनुच्छेद 12 से शुरू होता है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग इसको। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 12 में क्या है, सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोगों का 6 प्रकार के जो अलग अलग मौलिक अधिकार आप लोगों को प्राप्त है ना तो उसको आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले पढ़िए अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया है। तो ध्यान से पढ़िए, अनुच्छेद 12 में राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य के अंतर्गत, तो राज्य के अंतर्गत क्या आता है? संसद आता है, राज्य विधानमंडल आता है, संघीय कार्यपालिका आता है, राज्य कार्यपालिका आता है, 5वां भारत के समस्त नगरीय प्राधिकरण आता है। उसके अलावा 6वां भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकरण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट को इसमें जो बोला है उसको पढ़िए। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो वह राज्य के अर्थ में आएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को अगर लगता है ना कि मेरे को 6 प्रकार का मूल अधिकार मौलिक अधिकार जो प्राप्त है उसमें से किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, राज्य में जो आपका जो न्यायालय है ना वहाँ जा सकते हो। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक की आप लोग जा सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मेरे जो स्वतंत्रता है उसका हनन हुआ है या मेरे 6 प्रकार की जो भी मूल अधिकार है उसका हनन हुआ है, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना वो मूल अधिकार के संरक्षक है, तो इसीलिए जाने का अधिकार है आपको। ठीक है, उसके अलावा देखो अनुच्छेद 13 में क्या है, न्याय विधिक से मूल अधिकारों की सुरक्षा। न्याय विधिक कहने का मतलब यह है कि चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों को ना मूल अधिकार की सुरक्षा करने का क्या है, तो मूल अधिकार की सुरक्षा करने का उनको अधिकार प्राप्त है। तो ये किस में बोला गया है? अनुच्छेद 13 में बोला गया है। उसके बाद आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि हम लोगों को ना टोटल जो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले हम लोगों को जो अधिकार प्राप्त है वो समानता का अधिकार प्राप्त है। कौन सा? तो सबसे पहले जो अधिकार प्राप्त है ना हम लोगों को, वो समानता का अधिकार प्राप्त है। और ये जो समानता का अधिकार जो है ना, वो 14 से लेकर की 18 तक की है। मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की समानता का अधिकार प्राप्त है हम लोगों को। दूसरा जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। क्या? तो दूसरा जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, वो 19 से लेकर के 22 तक की है। कितना? तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की ये जो है ना, वो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। क्या? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार हो जाएगा। और इसमें जो ये जो बटा है ना, वो अनुच्छेद 23 से लेकर के कितना? तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक की इसमें रखा गया है इसको। इसके अलावा चौथा जो अधिकार होगा ना, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। क्या? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो चौथा अधिकार हो जाएगा। और इसका जो अनुच्छेद है ना, वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा पांचवा जो अधिकार हो जाएगा वो कौन सा है? तो पांचवा जो अधिकार होगा वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हो जाएगा। क्या? तो वो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है ना, उसका जो अनुच्छेद रहेगा वो 29 से लेकर के 30 तक की उसका अनुच्छेद हो जाएगा। उसके अलावा छठवां जो अनुच्छेद होगा वो कौन सा होगा? संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद हो जाएगा छठवां। और ये जो होगा ना, वो कितना अनुच्छेद में आएगा? तो वो जो अनुच्छेद आएगा वो 32 में आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इन छह जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में। ठीक है। शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार से अलग अलग जो अधिकार है ना, वो हम लोगों को प्राप्त है। तो ये आप लोगों को एक लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है। मुझे याद है तो आप लोगों को भी क्या करना है, याद होना ही चाहिए। अब आप लोगों को ना ध्यान से ना अलग अलग जो अनुच्छेद है ना उसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट है केवल उसे ही अच्छे तरीके से बताते हुए मैं चलूँगा। ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला को अब पढ़ते हैं समानता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद कौन सा है? तो 14 से लेकर के 18 तक की। सबसे पहला 14 अनुच्छेद में क्या है ये पढ़ लो। विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण। मतलब ये है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों ही अगर कानून के समक्ष जाएगा ना न्याय के लिए, तो वो समान रूप से उनको माना जाता है, समान एक नज़रों से देखा जाता है। ये कौन बोला है? तो अनुच्छेद 14 में ये बोला गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 14 में पहला करके दिया है, इसको पढ़िए, विधि के समक्ष समानता। तो फर्स्ट को पढ़िए। यह अवधारणा ब्रिटेन के अलिखित संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो अलिखित संविधान है वहाँ से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। यह एक वैधानिक अधिकार है। यह भारत के नागरिक व विदेशी व्यक्ति दोनों के लिए है। तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है, और विदेशी जो आता है ना भारत में तो उसको भी प्राप्त है। वो भी अगर किसी प्रकार से दुर्व्यवहार होता है, किसी प्रकार से गलत होता है, तो वो भी क्या कर सकता है, न्याय का दरवाजा को खटखटवा सकता है, मतलब पुलिस थाना जा सकता है। तो ये बोला है। नेक्स्ट को पढ़िए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता के अधिकार में निहित है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या क्या है? सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन, दूसरा संविधान की सर्वोच्चता, और तीसरा न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्तियाँ का प्रबंधन। तो ये आप लोगों को एक बार केवल पढ़ लेना है इसको। ठीक है। उसके अलावा दूसरा करके दिया है विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण में क्या आएगा? फर्स्ट को पढ़िए। इस पद की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा को पढ़िए। इसमें समानता एवं नैसर्गिक न्याय की अवधारणा उपस्थित है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो अनुच्छेद है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या है इसको ध्यान से पढ़िए। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 15 में यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 15 में बोला गया है। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भेदभाव पर क्या किया गया है, निषेध किया गया है। एक लाइन में आप लोग ये बोल सकते हो। उसके अलावा 16वां को ध्यान से पढ़िए। 16 अनुच्छेद में क्या है? लोक नियोजन में अवसर का समानता है। लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से अगर सरकारी जो जॉब वगैरह निकलता है, वैकेंसी निकलता
चलता है ना, तो सभी लोगों को समान अवसर उसमें क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, उसको प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 16 बोला है, ठीक है। केवल आप लोग एक लाइन से ये याद रख सकते हो कि लोक नियोजन के अवसर याद रख सकते हो, या सरकारी जो जॉब निकलेगा ना, तो उसमें क्या है, समान अवसर। तो अवसर की समानता एक लाइन से आप लोग ये याद रख सकते हो। अनुच्छेद 16(4) में क्या बोला गया है, ये पढ़िए। इसके तहत सरकार द्वारा एसटी, एससी, ओबीसी व महिला वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने देखा ना कि जो भी सरकारी नौकरी आता है उसको अलग अलग वर्ग में बांटा जाता है, एसटी अलग, एससी अलग, ओबीसी अलग, महिला वर्ग अलग, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाला अलग। किसके वजह से किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 16(4) में क्या बोला गया है, इसके वजह से किया जाता है, कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है। उसके अलावा अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता बोला है, मतलब छुआछूत पर क्या किया गया है, इसमें प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि की समाप्ति। तो उपाधियों की क्या किया गया है, अंत किया गया है, समाप्ति किया गया है। कैसे, तो कोई भी विदेशी से आप लोग डायरेक्ट उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हो। आप भारत के नागरिक हो तो भारत से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं फलाना जो विदेशी है वहाँ से क्या कर रहा हूँ, उपहार ले रहा हूँ या किसी प्रकार से उपाधि ले रहा हूँ बोल करके, तो आपको भारत से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उपाधि ले सकते हो किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की ही केवल आप लोगों को पढ़ना था इसमें, ठीक है। उसके बाद समानता का अधिकार खत्म हो जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग ना बी को जानते हैं। समानता के बाद जो दूसरा हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है वो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की है। तो ध्यान से सबसे पहले अनुच्छेद 19 को पढ़िए। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो अनुच्छेद 1 करके का करके दिया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब यह है कि आप ना किसी भी प्रकार से बोलने की आपको क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। कोई भी टॉपिक में आप बोल सकते हो, और आप तब तक की ही बोल सकते हो जब तक कि सामने वाले की किसी भी प्रकार से उसके जो रिस्पेक्ट है, उसके व्यक्तित्व को धूमिल ना हो, उसकी छवि खराब ना हो। केवल आपको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, अपनी बात को रखने का स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 का में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 खा को पढ़ो। शस्त्र विहीन सम्मेलन का स्वतंत्रता, मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, कोई भी मीटिंग रख सकते हो आप। उसके अलावा अनुच्छेद ग में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, संघ बना सकते हो, या किसी भी प्रकार से जो समूह होता है ना वो बना सकते हो। उसके अलावा 19 घ में क्या बोला है, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। मतलब कहीं भी आप लोग क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, स्वतंत्र हो, भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हो। जाने का मतलब यह है कि जहाँ ना जो नॉर्मल लोग जाते हैं ना, जहाँ जनता जा सकते हैं ऐसे स्थान में कहीं भी स्वतंत्रता दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी के घर में घुसर जाओ, ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। आबाद गति का मतलब ये होता है कि आपको ना जो सार्वजनिक जगह होगा ना, तो वहाँ जाने की स्वतंत्रता है। कोई भी देश में, मतलब कोई भी राज्य में घूमने की स्वतंत्रता है आप लोगों को, ठीक है इसमें। उसके अलावा अनुच्छेद 19 ड को पढ़ो, निवास की स्वतंत्रता। तो ये दिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 19 चा में क्या बोला है, समाप्त। तो समाप्त मतलब क्या है, तो संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, इसको तो समाप्त कर दिया गया है जी। उसके बाद नीचे में जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। तो संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया है, यह आप लोगों को बताया होना। उसके अलावा अनुच्छेद 6 करके दिया है, इसको पढ़िए। व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आपको ना व्यापार करने की और व्यवसाय करने की क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 के तहत आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किंतु ध्वज फहराने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट को पढ़िए। निम्नलिखित आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पहला भारत की संप्रभुता, दूसरा लोक व्यवस्था, और तीसरा न्यायपालिका का अपमान। तो इस प्रकार से अगर आप लोग अवहेलना करोगे, इस प्रकार से दुष्ट तरीके से आप लोग किसी प्रकार की कृत्य करोगे, तो क्या करेगा, आपकी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, नोट करके दिया है, इसको पढ़िए। वांछनीय आलोचना के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
तो आप केवल आलोचना करोगे ना सिंपल में, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर धूमिल करने की कोशिश करोगे किसी भी की छवि को ना, तो आप पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 20 को ध्यान से पढ़िए। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। तो फर्स्ट को पढ़िए, दोहरे दंड से संरक्षण, भूतलक्षी कार्योत्तर विधि से संरक्षण, को पढ़िए आत्माभिशंसा से संरक्षण। तो आप लोगों को ये बता दूं ना कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण क्या होता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि जब तक आप लोगों का जो किसी प्रकार की जो क्राइम है, जो दोष है, वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक कि आपको अपराधी नहीं माना जाएगा और किसी भी प्रकार से क्या किया जाएगा, दंड वगैरह नहीं दिया जा सकता। ये किस में बोला है, तो अनुच्छेद 20 में बोला गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, अनुच्छेद 21 को पढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कैसा अधिकार है, तो नेक्स्ट को पढ़िए नीचे में, तो ध्यान से समझ में आएगा। अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी प्रकार से आपातकाल आ जाए, दैहिक एवं प्राण की जो स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है ना जीवन जीने का, तो उसे कभी भी छीन नहीं सकता, चाहे कितना भी आपातकालीन की स्थिति क्यों ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। इस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का भाव आधारित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले शयन का अधिकार, दूसरा निजात का अधिकार, तीसरा विदेशी यात्रा करने का अधिकार। तो ये अधिकार किस में प्राप्त है, अनुच्छेद 21 में प्राप्त है। नेक्स्ट को पढ़िए, अनुच्छेद 21 कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। उसके अलावा अनुच्छेद 20 व 21 करके दिया है, इसको पढ़िए। अनुच्छेद 20 व 21 के अधीन अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को बताया होना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को किसी भी इमरजेंसी आ जाए उसमें भी क्या है, छीना नहीं जा सकता। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और ये बता दूं, आप लोगों को रटने के लिए या किसी प्रकार से एग्ज़ाम के लिए इसको नहीं पढ़ना है, आपको समझने के लिए पढ़ना है इसको। क्यों, क्योंकि आपके लाइफ से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। क्यों, क्योंकि आप अपने अधिकार के बारे में जानोगे तब ना अच्छे से जीवन को सर्वाइव कर पाओगे। जी हाँ, किसी भी परिस्थिति में अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए सारे अनुच्छेद को जानना। अगर जानते रहोगे तो बोल सकते हो ना कि बिना दोष सिद्ध किए आप मेरे को अपराधी नहीं मान सकते। किसमें आपको समानता का अधिकार है, किसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा ना जी आपको। तो ये आपके अधिकार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ना मौखिक रूप से इस प्रकार की जो अधिकार है वो समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, आपके आगे की भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। चलिए अनुच्छेद 21 का करके दिया है, इसको पढ़ते हैं अब। शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या क्या है, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आप लोगों ने देखा होगा ना कि 6 वर्ष के बालक जैसा ही होता है तो उनको कक्षा पहली में क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। और 6 से 14 वर्ष तक की जितने भी बालक होंगे उसको निःशुल्क क्या दिया जाएगा, शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक के जितने भी बालक हैं उसको किसी भी प्रकार से फीस नहीं लिया जाता है स्कूलों में, खासतौर से सरकारी स्कूल की बात हो रहा है ना जी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 से सम्मिलित किया गया। अक्सर इसमें से प्रश्न ये पूछा जाता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान की, ये पूछा जाता है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 का में है। आप लोगों को याद रखना है और इसे नोट करके रखना है। इसमें से अधिकतर जो प्रश्न है ना वो बनता है और पूछा भी जाता है, इसीलिए आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अनुच्छेद 22 को ध्यान से पढ़िए। गिरफ्तारी के संरक्षण व निवारक विरोध। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। व्यक्ति की गिरफ्तारी का संरक्षण शीघ्रातिशीघ्र बताना होगा। मतलब यह है कि गिरफ्तार करने से पहले किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तार करने का कारण को बताना जरूरी है। तो ये क्या है, तो अनुच्छेद 22 में बोला गया है। आप लोगों को इसीलिए बोल रहा था याद रखने के लिए। मान के चलो खुदा ना खास्ता किसी भी आपके परिजन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने से पहले उसका अरेस्ट करने का वजह
वजह बताना होगा कि किस वजह से मैं तुमको गिरफ्तार कर रहा हूँ, ये बताना जरूरी है। आप बोल सकते हो कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में मेरे को अधिकार प्राप्त है, तो पहले आपको वजह बताना होगा, उसके बाद ही मैं चलूँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा, आप मना कर सकते हो साफ साफ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को समझना जरूरी है। उसके अलावा दूसरा को ध्यान से पढ़िए, अपने रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार। तो अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा, तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद ना अपने ना जो रुचि का वकील है, अपने इंटरेस्ट का जो अच्छा वकील है, उससे क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, परामर्श ले सकते हो और बचाव का आपको बिल्कुल अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा है। तीसरा को पढ़िए, 24 घंटे के अंदर निकट न्यायालय में प्रस्तुति करना होगा। मतलब ये है कि अगर किसी को ना गिरफ्तार कर लिया गया है, तो गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का वजह बताना पड़ेगा। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गया तो अपने जो मर्जी के वकील है उसको चयन करने का, परामर्श लेने का और बचाव का बिल्कुल अधिकार दिया जाता है। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर ना उसको किसी भी ना जो न्यायालय है वहाँ जा कर के क्या करना करेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये 24 घंटे के अंदर करना जरूरी है पुलिस वाले को। तो इसीलिए आप लोगों को अनुच्छेद 22 के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए आप लोगों को, नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझने के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए इसको समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद तीसरा को पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23वां अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़िए, मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम निषेध। मतलब यह है कि जो मानव की तस्करी होता है ना जी, है, तो इसका क्या है, निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट को पढ़िए, मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा अन्य जबरदस्ती वाले श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 23 क्या करते हैं, मानव का जो व्यापार होता है ना, तो उसको क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है। बेगार मतलब बेरोजगारी जो है ना, जबरन से श्रम लेना और उसको पैसा ना देना, तो इसको भी क्या किया गया है, तो इसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और जबरदस्ती किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, तो ये अनुच्छेद 23 में बोला गया है। अनुच्छेद 24 को पढ़िए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। तो अनुच्छेद 24 में ये बोला है कि 14 वर्ष की जितने भी कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, तो उनको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कारखानों में, चाहे किसी भी प्रकार के जो कार्य है ना, उसमें नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, होटलों में लिखा रहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक हमारे यहाँ कार्य नहीं करता। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अनेक प्रकार के जो अलग अलग होटल है उसमें। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 24 में ये उल्लेखित है, अगर ऐसे कम वर्ष का जो बच्चा है वो काम करते रहेगा और शिकायतें मिलेगा ना, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, इसके वजह से। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक ना जो होटलों हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, नोटिस बोर्ड टाइप में लिखा होता है, कागजों में चिपका हुआ। चलिए उसके बाद चौथा को ध्यान से पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ना अनुच्छेद 25 को पहले आप ध्यान से पढ़िए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में ना आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अबाध रूप से आप उसको क्या कर सकते हो, मनन कर सकते हो, आचरण कर सकते हो और प्रचार करने की क्या है, आपको स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को। ठीक है, उसके अलावा देखो अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने अनुसार जिस धर्म को आप मानते हो उस कार्य में क्या कर सकते हो, प्रबंध की स्वतंत्रता, आप उसे मान सकते हो स्वतंत्र रूप से। ठीक है, उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में निम्न आधारों पर युक्तिबद्ध निर्बंधन लगाया जा सकता है। कौन कौन सा? तो पहला सार्वजनिक लोक व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सदाचार नैतिकता। तो ये तीनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 27 को पढ़िए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, केवल एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अनुच्छेद 27 से। उसके अलावा अनुच्छेद 27 को पढ़िए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो किसी भी प्रकार की अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही ना, तो आप आराम से अपने इच्छानुसार क्या कर सकते हो, उपस्थित हो सकते हो वहाँ। तो ये चीज़ की आप लोगों को क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 5वां को जानते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 29 को ध्यान से पढ़िए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक में कौन कौन आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएगा, सिख आ जाएगा, ईसाई आ जाएगा, पारसी आ जाएगा। तो ये अलग अलग धर्म के जो लोग हैं ना, वो अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आता है। तो ये अनुच्छेद 29 में उल्लेख है उसका। अनुच्छेद 30 को ध्यान से पढ़िए, अल्पसंख्यकों वर्ग द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार।
अधिकार नोट करके दिया है। संविधान अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं करता। कौन कौन से अल्पसंख्यक है इसको परिभाषित नहीं किया है संविधान जो है वो, और अल्पसंख्यक के अंतर्गत यही सब आएगी। कौन कौन सा? तो मुस्लिम आ जाएगा, सिख आ जाएगा, पारसी आ जाएगा, जैन आ जाएगा। ये तमाम जो अलग अलग धर्म के लोग हैं ना, वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आ जाते हैं। और अनुच्छेद में 30 में क्या है, ये आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना, तो वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। शिक्षण संस्थान कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिमों का अलग से स्कूल होता है, मदरसा उसका। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिश्चियन होता है उसका अलग से स्कूल देखा होगा आप लोगों ने। तो क्यों ऐसा हो पाता है, क्यों ऐसे अलग से स्कूल खोल पाते हैं? क्योंकि उनको अनुच्छेद जो 30 है ना भारतीय संविधान के, उसमें ये अधिकार मिला गया है कि वो अपने मन से क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान जो है वो खोल सकता है, स्थापित कर सकता है। वह प्रशासन में क्या है, उसका अधिकार है, वो कर सकता है ऐसा। इसी वजह से उन लोग अलग से स्कूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अनुच्छेद 6वां को ध्यान से पढ़िए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी तथा इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की प्राचीर दीवार की संज्ञा दी है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा माना है। तो ये आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट को पढ़िए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। क्या? तो अनुच्छेद 32 जो है ना वो संवैधानिक अधिकारों का क्या करता है, तो उपचारों का अधिकार देता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अंतिम रूप से थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ना है। रीट एवं उसके विषय क्षेत्र करके दिया है, तो रीट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट को पढ़िए सबसे पहले। रीट की संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिसका अर्थ न्याय का झरना होता है। प्रमुख रीट निम्नलिखित है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ये जो लाइन है उसको। रीट का अर्थ क्या है, तो रीट का जो अर्थ है वो न्याय का झरना होता है। और रीट कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, रीट का मतलब यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो जो आदेश, जो जो अधिकार प्राप्त है ना, तो उसको रीट कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला इसमें रीट दिया है, आदेश कौन देता है इसको दिया है, किसके विरुद्ध दिया है इसको दिया है, क्यों दिया गया है ये बताया गया है, और उसके अलावा विशेष और प्रकृति करके दिया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए 5 प्रकार की रीट प्राप्त है। सबसे पहला को पढ़िए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या आएगा, आदेश शरीर प्रस्तुत करना। मतलब यह है कि जज के सामने ना शारीरिक रूप से क्या होना, प्रस्तुत होना। किसके विरुद्ध, राज्य और आम नागरिक होने पर न्याय में। क्यों, तो क्यों करके दिया है, अनुच्छेद 21 में उल्लेख है इसलिए। विशेष करके दिया है 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना। तो आप लोगों को पहला को अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रीट हो जाएगा जो न्यायाधीश को प्राप्त होता है, और वो क्या आदेश देता है कि शरीर प्रस्तुत करना। मतलब यह है कि जो इसमें दोषी होगा ना उसको शारीरिक रूप से क्या है, जो कोर्ट है वहाँ प्रस्तुत होना पड़ेगा शारीरिक रूप से। उसके अलावा किसके विरुद्ध, तो राज्य और आम नागरिक होने पर न्यायालय में क्या होना है, प्रस्तुत होना है। अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है, हम लोगों ने पढ़ा है ना जी। और 24 घंटे के अंदर क्या होना है, उसको प्रस्तुत होना। ये भी बताया हूँ कि अरेस्ट कोई भी व्यक्ति होता है तो किसी भी आसपास के जो न्यायालय है उसमें 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत होना होता है। तो इसीलिए क्या है ना, किसी भी व्यक्ति को क्या है, अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर क्या होना होता है, प्रस्तुत होना होता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा को पढ़िए, परमादेश। परमादेश के अंतर्गत क्या होगा, हम आदेश देते हैं। तो कौन आदेश देगा, न्यायाधीश आदेश देगा। सरकारी अधिकारी के विरुद्ध, तो सरकारी अधिकारी किसी प्रकार से क्या करेगा, गलती करेगा, तो उसके विरुद्ध क्या करेगा, परमादेश जारी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, पदी कर्तव्य का पालन करने के लिए। तो पदी कर्तव्य के अगर पालन करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो उसको बुलाया जाएगा। उसके अलावा विशेष क्या है, कार्यालयीन रीट जारी करता है। क्या, तो कार्यालयीन जो रीट है ना वो जारी करता है जो न्यायाधीश होता है वो। तीसरा को पढ़िए, अधिकार प्रेक्षा। तो रीट जो जारी किया जाएगा वो अधिकार प्रेक्षा तीसरा रीट हो जाएगा। आदेश कौन देगा, किस अधिकार से करके, किसके विरुद्ध होगा, तो सरकारी अधिकारों के विरुद्ध हो सकता है। क्यों किया जाएगा, पद का वैधानिकता की जांच के लिए किया जा सकता है जो अधिकार प्रेक्षा है वो। उसके अलावा विशेष क्या होगा, कार्यालयीन रीट जारी करता है इसमें जो न्यायाधीश होता है वो। उसके अलावा चौथा जो होगा वो उत्प्रेक्षण हो जाएगा। पूर्णता सूचित करो, मतलब किसी भी प्रकार से अगर जो आदेश देगा ना वो पूर्णता उसको सूचित किया जाएगा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध रीट जारी होगा अधिकार प्रेक्षण वाला उसके विरुद्ध। किसके विरुद्ध होगा, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है उत्प्रेक्षण जो होता है वो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, लोक महत्व के मुद्दे को अपने पास मंगवाने के लिए।
मतलब ये है कि लोक महत्व का जो मुद्दा होता है ना, वो उच्च न्यायालय जो होता है वो अपने पास मंगवाने के लिए जो उत्प्रेक्षण है वो जारी कर सकता है, और इसको भी क्या बोला जाता है, कार्यालयीन रीट बोला जाता है। ठीक है। उसके अलावा पांचवा प्रतिषेध। तो प्रतिषेध क्या होगा, हम मना करते हैं। तो हम मना करते हैं, कौन मना करेगा जी, आदेश देगा जो न्यायाधीश है वो। किसके विरुद्ध देगा, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिया जा सकता है। ठीक है। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो भी फैसला है उसको चैलेंज कर सकता है या मना भी कर सकता है ना जी। तो ये उसके अलावा क्यों, तो कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए। उसके अलावा विशेष क्या है इसमें, तो ये भी न्यायालयीन रीट होता है। ठीक है। क्या होता है, तो न्यायालयीन ये जो होता है ना वो रीट होता है। तो आप लोगों को क्या है ना, एक बार इसको पढ़ लेना है। ये जितना 5 प्रकार के जो अधिकार है, जो रीट प्राप्त है ना, वो अलग अलग जो न्यायाधीश है उसको प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 5 अलग अलग रीट के बारे में। और एटलीस्ट आप लोगों को ना अपने अधिकार को जानने के लिए 6 प्रकार की जो मौलिक अधिकार है उसको अवश्य आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा आप लोग। ठीक है। क्योंकि आपके अधिकार को जानना आपका कर्तव्य है ना जी। किसी भी के सामने आप तो ये नहीं बोल पाओगे कि यार मेरे को नहीं पता, कुछ भी बोल करके। अगर पता होगा तो वहाँ पर स्टैंड लेकर के खड़ा हो सकते हो, आप बोल सकते हो कि इस अनुच्छेद में इस ये मेरे को अधिकार प्राप्त है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पुलिस वाले को भी चैलेंज कर सकते हो अगर आपके अधिकार का हनन होगा तो। समझ में आया, तो इसलिए दोबारा आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और हाँ, आज का ये जो क्लास अभी ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होने के लिए या तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है, ये बोल सकते हो, तो वहाँ से आपको ऐड कर दूंगा। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर रैंडमली एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है ना, वो भी मेरा ही नंबर है। तो उसमें आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप करके कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए बोल कर, वहाँ से भी आपको नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने का जो चार्ज होगा ना, वो नॉमिनल चार्ज आप लोगों को पे करना होगा। इतना पे करना होगा कि जो आप लोग आसानी से अफोर्ड कर पाओ। एक बुक से भी बहुत कम प्राइस में लूँगा जी। मतलब यह है कि बाहर जाके नॉर्मल कुछ भी आप खाते हो ना, केवल उतना ही लूँगा। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ना तो उसको वैल्यू नहीं रहता है। आपको अच्छे से पता होगा, कोई भी चीज़ आपको फ्री में अगर प्राप्त होता है ना तो आप उसका वैल्यू नहीं करते। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आपको ना नॉमिनल एकदम जो कम चार्ज है वो आपको पे करना है। उसके बाद सारे क्लास का जो PDF है वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ना एक चीज़ बताओ ना, तो मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए। कम बच्चे पढ़ेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़े उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा मैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे जब भी मैं क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।